नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी लोग अच्छे हैं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करना है हमें। अगली जो हेडिंग हमें डालना है वो डालना है जो हमारा एम्पियर वर्क नियम है, एम्पियर वर्क लॉ है। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं कि समांतर चालक तो रखे हुए हैं पास पास में, उनके बीच में कौन कौन से बल कार्य करते हैं। धारा की दिशा परिवर्तित होने पर बल की दिशा भी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए अब आप अगली, एम्पियर वर्क लॉ। देखिए, एम्पियर वर्क लॉ जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हमने देखे हैं, आपने केबल के अंदर बहुत सारे चालक तार देखे होंगे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर चालक तार इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं। ठीक है, मल्टी कोर भी बोलते हैं जिन्हें। इस प्रकार की केबल होती है। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर थोड़ा सा आपकी एक टेस्ट होगा कि ये बताइए, यहाँ बिंदु लगाया है मैंने, पॉइंट लगाया है, यानी कि यहाँ पर यदि मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तो धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, अंदर की ओर हो रही है कि बाहर की ओर हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो नियम बताए थे कि जब धारा समतल समतल की ओर प्रवाहित होती है तो हम क्रॉस से दर्शाते हैं, और समतल से बाहर की ओर आती है तो हम डॉट दर्शाते हैं। यानी कि धारा की दिशा यहाँ पर कैसी है, बाहर की ओर है। ठीक है, ये इसका इस नियम से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या एक रिवीजन टाइप में कर रहे हैं। मान के चलिए ये अब चालक तार है बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है, धारा प्रवाहित की है। क्या की है इसके अंदर, हमने धारा आई एम्पियर की धारा यहाँ पर हमने प्रवाहित कर दी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, आप बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमें। क्या मिलेगा यहाँ पर, इसके चारों ओर एक हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई ना कोई ध्रुव तो होगा, एन पोल भी होगा, एस पोल भी होगा। तो यहाँ पर जब मैंने आई धारा प्रवाहित करी, ये चालकों की संख्या हम एन मान रहे, क्या मान ले, एन चालक मान लेते हैं। ठीक है, एन चालकों में जब आई धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी इकाई ध्रुव, हम क्या बोलेंगे इसको, इकाई ध्रुव, या वो एन हो चाहे एस हो। ठीक है, इकाई ध्रुव को मान चलिए यहाँ पर वो ध्रुव रखा हुआ है, तो इस ध्रुव को पूरा एक चक्कर पूरा करवाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है, ठीक है, उस कार्य की परिभाषा यदि हम ज्ञात करें तो वह किया गया कार्य चालकों की संख्या n और उन चालकों में से प्रवाहित होने वाली धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए, एक बार समझा देता हूं। n चालकों में जब I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी इकाई ध्रुव को एक चक्कर पूर्ण करवाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य चालकों की संख्या n तथा उन चालकों में से प्रवाहित होने वाली धारा I के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये होती है हमारी एम्पियर वर्क लॉ, नियम। देखिए नियम है तो नियम को हमें उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इसकी आप परिभाषा चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए आप कि जब n चालकों, n यानी चालकों, n चालकों में से I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उन चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र में, उस चुंबकीय क्षेत्र में इकाई ध्रुव को एक चक्कर
पूर्ण करवाने में किया गया कार्य या बल, ठीक है, कार्य या बल चालकों की संख्या n तथा चालकों में प्रवाहित धारा I के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी हम उस कार्य को मान ले, यदि F या बल को मान ले हम क्या F, तो जो हमारा नियम के अनुसार है चालकों की संख्या n और उन चालकों में से प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। अच्छा, एम्पियर वर्क ला हमने एक और पढ़ा है इसमें नियम में कि F मैग्नेट इजिकल टू N इंटू आई, एम्पियर टर्न्स पढ़ा है ना हमने, ठीक है, एम्पियर टर्न्स पढ़ा है ना, उसी नियम के समान ही इस नियम को हम कह सकते हैं, यानी कि गॉस के नियम के अनुसार भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वहां पर n जो है वो क्या है, टर्न्स है। देखिए दोनों में समानता नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसमें n टर्न्स की संख्या है, लेकिन इसमें n जो है वो चालक तारों की संख्या है, चालकों, या इसको लिख सकते हो आप चालक तार। चालक तारों में से I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उन चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में इकाई ध्रुव को एक चक्कर पूर्ण करवाने में किया गया कार्य या बल चालकों की संख्या n तथा चालकों में प्रवाहित धारा I के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। इसे एम्पियर लॉ कहते हैं, या इसे एम्पियर लॉ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस नियम का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बल को ज्ञात करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस नियम का उपयोग चुंबकीय बल को ज्ञात करने के लिए भी हम कर सकते हैं। नोट डाल दीजिए यहाँ पर, नोट, इस नियम या सूत्र का प्रयोग, इस नियम का प्रयोग चुंबकीय बल या चुंबकित बल H का मान निकालने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप नोट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एम्पियर वर्क लॉ, इसको नोट कर लीजिए। ये कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ लेकिन जरूर मिलेगा। अब ये बुक में नहीं है, लेकिन अब आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे अब हम यहाँ पर, लंबी परिनालिका पर चुंबकित बल। देखिए लंबी परिनालिका का मतलब क्या होता है, सोलेनाइड। सोलेनाइड यानी कि सी एक नली है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, वाइंडिंग कर देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, एक परिनालिका, ठीक है, सोलेनाइड पर। तो इस प्रकार से मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये एक क्या है, सोलेनाइड है, ये कोई परिनालिका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर क्यों ले जाते हैं, ये एक परिनालिका हो गई। इसके ऊपर हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें हमने धारा प्रवाहित जब हम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए, कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कंस्ट्रक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हमने आई धारा यहाँ पर क्या करी, प्रवाहित कर दी है, ये धारा हमें वापस यहाँ से इसमें जाती है, तो ये इस प्रकार से धारा इसके अंदर जा रही है,
ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके दोनों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से जनरेट हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब जनरेट होता है तो उसमें एन पोल और एस पोल दोनों ही विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक एन पोल मिलेगा और एक एस पोल मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी, अब ये क्या बन गई, हमारी मैग्नेट बन गई। अब इस मैग्नेट के बाहर इस चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो कहाँ होगी, एन पोल से एस पोल की ओर होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी जो परिनालिका है इस पर चुंबकित बल, आपको ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किसी भी परिनालिका में चुंबकित बल प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी परिनालिका में, किसी भी परिनालिका, परिनालिका यानी कि होता है क्या, सोलेनॉइड। क्या होता है, सोलेनॉइड। किसी भी परिनालिका के किसी भी बिंदु या प्रत्येक बिंदु, किसी भी बिंदु पर चुंबकित बल, चुंबकित बल H का मान एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसका सूत्र देखें तो किसी भी परिनालिका पर लगने वाला चुंबकित बल जो H है वो क्या होगा हमारा, ये N इंटू आई अपॉन एल, ये होता है हमारा इसका चुंबकित बल का सूत्र होता है। ठीक है, N इंटू आई, यानी N क्या है हमारा, यहाँ पर वही चालकों की संख्या, प्रवाहित धारा और इसकी परिनालिका की लंबाई। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि N क्या है, यहाँ पर N I और L। देखिए यहाँ पर सूत्र में हमने पहले भी पढ़ा है कि जहां भी मान रखेंगे हम यहाँ पर इनके एसआई मात्रक का ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, तो N का मतलब यहाँ पर देखिए, H का मतलब तो बल होता ही है, वो आपको पता ही है। N यहाँ पर क्या हो गया, टर्न्स की संख्या, टर्न्स की संख्या। ठीक है, जो कुंडली है ना, इस कुंडली में जो हम टर्न्स दे रहे हैं ना, ये टर्न्स, ये टर्न्सों की संख्या। I प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, और L जो होता है वो होता है परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। ठीक है तो ये इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लंबी परिनालिका में चुंबकित बल जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान होता है। अब यहाँ पर यदि इसका आप सूत्र निकालें तो यहाँ पर देखिए चुंबकित बल का यहाँ पर हम मात्रक अगर निकालें तो यह निकलेगा टन्स, यानी कि एम्पियर टन्स प्रति, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, एम्पियर टन प्रति मीटर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर देता हूं मैं, एम्पियर टन प्रति मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, AT/m। ठीक है, AT/m। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, बायो-सेवर्ट का नियम या बायोट-सेवर्ट लॉ। ये वैज्ञानिक थे बायोट-सेवर्ट, इन्होंने एक नियम दिया था। क्यों दिया था, उसका प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, कहाँ पे हम उसका प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए बायोट-सेवर्ट और लगभग कूलाम्ब का नियम एक जैसा ही है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम और कूलाम्ब का नियम लगभग एक जैसा ही है। इन्होंने बताया था कि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्या है, यहाँ पर ये धारा प्रवाहित चालक तार है। क्या है ये, एक धारा प्रवाहित चालक तार है जिसमें से क्या बह रही है, धारा बह रही है आई। ठीक है, ये एक चालक तार है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या है ये, चालक तार, एक चालक तार है। इन्होंने एक चालक तार लिया, उस चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मान के चलिए हम उस टुकड़े को यहाँ मान लेते हैं। वैसे तो ये पूरा तार अपने ऊपर क्या करेगा, चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये हमें पता है क्योंकि धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पूरे तार को ना लेते हुए उन्होंने एक यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया, मान के चलिए छोटा सा टुकड़ा ये ले लिया हमने, क्या, यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने नाम दिया क्या, DL, यानी कि इस पूरे में से हमें L लंबाई का यानी कि DL लंबाई का हमने ये छोटा टुकड़ा ले लिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक छोटे से टुकड़े पर यह प्रयोग किया कि यदि ये पूरा ही तार कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो एक छोटा सा टुकड़ा इस चुंबकीय क्षेत्र या किसी बिंदु पर, ये बिंदु यहाँ पर हम P मान लेते हैं, पॉइंट P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यदि उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र यदि उत्पन्न करता है तो इस उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय यानी कि DB परिमाण ज्ञात कैसे करें वो इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, एक बार और समझ ली इसको अच्छे से। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी भी चालक तार के किसी भी एक खंड या एक टुकड़े या एक तत्व के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग किया जाता है। यहां पर धारा हो गई हमारी क्या, I धारा हो गई, DL हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया तत्व यानी कि टोटल इस तार का छोटा सा तत्व, DB हो गया हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और एक चीज और यहां पर आती है कि यहां से लेके यहां तक इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यहां पर एक काल्पनिक रेखा यदि खींची जाए तो इस चालक तार और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम थीटा नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार पहले हम लिख लेते हैं इसको लिख लीजिए पहले कि यह नियम कूलाम के नियम के समान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये कूलाम का नियम क्या है, हमने पढ़ा था, दो नियम दिए थे कूलाम ने स्थिर विद्युत के दो नियम दिए थे। कौन कौन से, पहला नियम दिया था सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसी के साथ ही दूसरा नियम भी दिया था कि किसी भी चालक में यदि कोई आवेश है Q1 और Q2, वो इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लेकिन इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम उन्होंने दिया था। चलिए यहाँ पर समानुपात का निशान लगा देते हैं, वो नियतांक वगैरह आप उस क्लास में देख लेना क्यों हटा था, उसकी जगह पर हमने क्या लगाया था, के नियतांक होता है। चलिए, तो यहाँ पर कूलाम्ब के नियम के समान ही होता है। इस नियम के अनुसार यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इस नियम अनुसार किसी धारा प्रवाहित चालक, धारा प्रवाहित का मतलब जिसमें से धारा बह रही हो, धारा प्रवाहित चालक तार के एक तत्व इसको हमने DL नाम दिया है, DL द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र DB का परिमाण ज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखना है। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो हमारी धारा भी हो गई I, चालक तार आपने ये हो ही गया हमारा तत्व, इसमें से DL हमने निकाल ही लिया था ये। ठीक है, DB हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम निकालना है, तो DB = I इंटू, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा Q1 Q2 है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, हमारा उत्पन्न टोटल जो आवेश रहता है किसी भी चालक का वो है। तो यहाँ पर इस तत्व में जो आवेश है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, DL
और थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर भी हो सकता है, और इसको वेबर प्रति मीटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी को यही होता है हमारा क्या, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, बायो सेवर्ट का नियम। तो ये बायो सेवर्ट का नियम भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अब ये हमको बता चुके हैं, मैंने यही लिख दिया है। साइन थीटा क्या है, बस अगर ये समझ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के मध्य बना हुआ कोण है, आई धारा हो गई, डीएल तत्व हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, इसकी लंबाई हो गई। किसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये हमारी क्या हो गई, आर लंबाई हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुवता का निर्धारण। चुंबकीय ध्रुव, देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी माध्यम में लोहा रखा है या जो भी सोलेनोइड रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसमें क्या होता है, दो पोल निर्मित होते हैं, एक एन पोल और एक एस पोल। तो उसी पोल की यहाँ पर उन्हीं ध्रुवों की बात हो रही है कि उनका निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। तो हम मान चलिए एक पोल यहाँ पर यहाँ पे कोर बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से, चलिए ये वाला हो गया हमारा एक। ठीक है, देखिए यहाँ पर डीसी और एसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसको सप्लाई दी है, ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, डीसी पर। देखिए डीसी जो सप्लाई होती है, ये मान के चलिए कोई कोर है, इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग की हुई है। जब मैं इस कोर पर यहाँ पर डीसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, डीसी सप्लाई देता हूँ, तो यहाँ पर एक पोल का निर्माण होता है। वो एन पोल हो सकता है या एस पोल हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एन पोल का निर्माण हुआ है। क्योंकि यहाँ पर डीसी की फ्रिक्वेंसी यदि हम देखें तो डीसी की फ्रिक्वेंसी किस प्रकार की होती है, समय के साथ में ये बदलती नहीं है, ये हमेशा क्या होती है, एक जैसी ही होती है। ठीक है, ये टाइम है, कैसी होती है, एक समान होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर शून्य होती है। ठीक है, ये समय के साथ इसकी मान परिमाण दिशा परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही पोल का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहीं पर यदि मैं, चलिए इसके बारे में लिख देते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं कि डीसी धारा प्रवाहित करने पर ध्रुवता तथा फ्लक्स कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, समान या अपरिवर्तित होता है। ठीक है, यदि जो हमारी सप्लाई है या प्लस में है तो हमेशा कैसी रहती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, इसमें ध्रुवता परिवर्तित नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि मैं ऐसे बात करूँ अब एसी पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं ऐसा ही। यहाँ पर ये एक पोल हमने बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जब मैं सप्लाई देता हूँ, कौन सी, हमने यहाँ पर यदि एसी सप्लाई दी, कैसी सप्लाई दी, यदि यहाँ पर हमने एसी सप्लाई दी है, इसी प्रकार से मैं और पोल यहाँ पर बना लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसी सप्लाई का जो ग्राफ बनता है, किस प्रकार बनता है, समय के सापेक्ष कुछ इस प्रकार का ये बनता है। ठीक है, कभी ये प्लस में होती है और कभी माइनस में होती है, ये धारा या वोल्टेज का। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब ये एक साइकिल यहाँ पर हाफ साइकिल पूरा करती है, 180 डिग्री पूरा करती है, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, लेकिन दूसरे ही समय क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि यदि यहाँ पर एन पोल था
तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो जाती है। तो धारा की दिशा हमने पढ़ा है कि धारा की दिशा परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर ध्रुवों की दिशा भी क्या होती है, ध्रुव भी परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि धारा की दिशा अब कैसी थी, यहाँ पर इस प्रकार से थी, लेकिन अब कैसी हो गई, यहाँ प्लस हो गया, तो धारा की दिशा कैसी हो गई, इस प्रकार की हो गई ये। ठीक है, यहाँ पर कैसी हो गई, इस प्रकार की, ये यहाँ पर डॉटेड में बनाया है मैंने। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी प्रकार से जो होगा हमारा एस पोल यहाँ पर निर्मित हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, ये सप्लाई है एसी। हमने यहाँ पर क्या दिया है, एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई देने पर पोल की जो ध्रुवता होती है वो परिवर्तित होती रहती है। कभी ये एन पोल होगा, कभी एस पोल होगा, कभी एस पोल होगा, कभी एन पोल होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ इस धारा या वोल्टेज के मानों में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण पोलों की जो ध्रुवता है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं कि ऐसी धारा प्रवाहित करने पर ध्रुवता तथा फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक अर्धचक्र में क्या होता है, यहाँ पर इसकी ध्रुवता, चुंबकीय ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ बताने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी मोटर में, जब हम डीसी मोटर होती है तो डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई प्रवाहित करते हैं, तो उसका जो कोर पे जो वाइंडिंग होती है, जो फील्ड होती है, उस फील्ड पे स्थायी चुंबक, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि स्थायी पोल, स्थायी चुंबक तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्थायी पोलों का निर्माण होता है। यानी कि वो पोल क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते। लेकिन एसी मोटर, जैसे इंडक्शन मोटर हो गई हमारी, उनमें क्या होता है, पोल परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी के कारण, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस होता रहता है, फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर पोल की ध्रुवता भी बदलती रहती है। ठीक है, अर्धचक्र में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि प्रत्येक अर्धचक्र में ध्रुवता बदलती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगली हेडिंग हम डालेंगे चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हमें पता है, वहां बंद परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित हो, क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, वोल्टेज की और धारा की, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में पड़ती है। उसी प्रकार हमें चुंबकीय परिपथ में भी मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रवाहित कराने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मान के चलते हैं हम यहाँ पर एक कोर लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कोर का निर्माण कर लेते हैं। ये मान के चलते हैं यहाँ पर कोई कोर है, कोर समझते हैं, ट्रांसफार्मर अपन ने देखा ही है। उस ट्रांसफार्मर की यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक यहाँ पर हम कोर का निर्माण कर लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं। ऐसा सभी ने देखा ही होगा, एलिमीटर होता है जैसा अपना, थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लेना आप। तो इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर हमारी वाइंडिंग को हम इस प्रकार से लपेटते हैं। हम एक ही कोर की वाइंडिंग बता देते हैं सिर्फ आपको, है ना। तो इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं, आई। ठीक है, ये मान चलते हैं हम क्या है, हमारी लोहे की कोर है, लोहे की कोर है। ठीक है, और ये एन टर्न्स है, हमने यहाँ पर टर्न्स दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो फ्लक्स होती है वो किस में से होकर बहती है, इस कोर में से होकर के बहती है। ठीक है, किस में से बहती है, इस कोर में से होकर के फ्लक्स बहती है, फाई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इसका कंपैरिजन हम करें विद्युत सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो
यहाँ पर जो धारा होती है वो किस में से होकर बहती है? चालक तारों में से। किस में से? उस तार में से। और यहाँ पर जो फ्लक्स होती है वो किस में से बहती है? इस लोहे की कोर में से, यानी कि कोर में फ्लक्स बहती है। यानी कि यहाँ पर फ्लक्स को बहने के लिए रास्ता प्रदान कौन करता है? कोर। इसीलिए कोर के ऊपर क्या करते हैं हम? वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। इसकी परिभाषा यदि लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, वह परिपथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। देखिए ये सब पता है सभी को, बहुत छोटी सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, लेकिन सब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहोगे ना तो ये सब आपके माइंड में चलती रहेंगी चीजें, है ना। हम इनको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको भी आपको नोट जरूर करना है, भले यार दोबारा ना पढ़े, लेकिन नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? देखिए यहाँ पर टर्न्स की संख्या पर, कितने टर्न्स आपने दिए हैं, प्रवाहित होने वाली धारा पर, ठीक है। कोर किस चीज की बनी है? लोहे की बनी है, स्टील की बनी है, कि किसी और मिश्र धातु की बनी हुई है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम n बराबर क्या दिया है? टर्न्स की संख्या, टर्न्स की संख्या, I दिया है, प्रवाहित धारा, और फाई क्या दिया है? कोर में प्रवाहित फ्लक्स। ठीक है, अब चाहें तो यहाँ पर हम एक नोट भी डाल सकते हैं कि जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा तारों में से प्रवाहित होती है, चालक तार में से प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स कोर में से प्रवाहित होता है। नोट, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा यानी करंट, धारा चालक तार, ठीक है, चालक तार में से होकर प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स कोर में से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको आप नोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा चुंबकीय परिपथ, इसको आप साइड में नोट करके लिख लीजिए। एक प्रकार से ये हमारे डिवीजन में आ जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय परिपथ क्या होता है? जिसमें कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कोर में से होकर प्रवाहित होता है। जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है वो क्या होता है? हमारा चुंबकीय परिपथ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे अब हम, चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ। इसका नाम हमने बहुत सुना है। एमएमएफ क्या होता है? देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम विद्युत परिपथ में ईएमएफ पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी प्रकार इसमें है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। उसमें जो ईएमएफ होता है विद्युत परिपथ में, वो धारा को या वोल्टेज को क्या करता है?
धक्का देता है, एक बल है जो किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ भी एक प्रकार का बल है जो चुंबकीय फ्लक्स को किसी भी चुंबकीय परिपथ में क्या करता है, प्रवाहित करता है। उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय वाहक बल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने वाले बल को चुंबकीय वाहक बल या एमएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा है, चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने एम्पियर वर्क लॉ का नियम पढ़ा था ना, लगभग उसी के जैसा ही ये इसकी दूसरी परिभाषा है। किसी चुंबकीय परिपथ में इकाई ध्रुव को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य एमएमएफ कहलाता है। समझ गए, ये वाली परिभाषा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो एमएमएफ को हम ढूंढ करते हैं, या तो हम कर सकते हैं किससे, एफएम से, या हम कर सकते हैं इकाई से एमएमएफ लिख सकते हैं सीधा, एमएमएफ इजिकल टू एन इंटू आई। ठीक है, ये होता है क्या हमारा एमएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है, एम्पियर टर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पर एन क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एन जो है वो टर्न्स की संख्या है, टर्न्स की संख्या। इससे पहले जो हमने कोर बनाई थी ना, उस कोर में हमने जो टर्न्स लपेटे थे, उन टर्न्स की संख्या। और आई क्या हो गया यहाँ पर, प्रवाहित धारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय परिपथ जो है, चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ विद्युत परिपथ के ईएमएफ के समान है। ठीक है, तो क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में जो एमएमएफ होता है वो जो होता है वो क्या होता है, विद्युत परिपथ के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही समान होता है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, और जो हमारी चुंबकीय कोर होती है ना, तो कोर में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स यानी कि क्या, फाई, चुंबकीय वाहक बल
एमएमएफ के समानुपाती होता है। इसको लिख सकते हैं हम फाई समानुपात एन इंटू आई, ऐसा लिख दो आप सीधा सीधा इसको, या डायरेक्टली आप इसको या कैसा लिख सकते हैं हम, एमएमएफ समानुपाती क्या होता है, फाई। ठीक है, ये एम्पियर टन्स में ही होता है। इसकी इकाई क्या होती है यहाँ पर, एम्पियर टन्स, और ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो ये चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में होता है, इसको नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे प्रतिष्ठंभ। ठीक है, प्रतिष्ठंभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंस। देखिए कुछ कुछ नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस यानी कि प्रकार का प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में इस प्रकार से प्रतिरोध होता है ना, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। जब प्रतिरोध का क्या कार्य होता है विद्युत परिपथ में, धारा के प्रवाह को रोकना। ठीक है, उसी प्रकार प्रतिष्ठंभ, इसमें धारा के स्थान पर क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स होता है। तो अब ये रिलक्टेंस किसका विरोध करेगा, धारा का तो करेगा नहीं, क्योंकि धारा तो किसमें बहती है, विद्युत परिपथ में। तो हमारा चुंबकीय परिपथ में क्या बहती है, फ्लक्स। यानी कि चुंबकीय पदार्थ का एक ऐसा गुण या वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करे, उसका क्या कहलाता है, प्रतिष्ठंभ कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए। पहली, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, उसका प्रतिष्ठंभ, कोष्टक में क्या लिख लेंगे आप इसको, रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, काय से, एस से भी करते हैं और आर एम से भी करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना, प्रतिष्ठंभ कहलाता है। इसको चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं कि इसे एस या आर एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यदि अब यहाँ विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के समान होता है, प्रतिरोध आर के समान है। देखिए जो ईएमएफ होता है वो तो एमएमएफ हो गया, जो धारा हो गई वो फ्लक्स हो गया, और जो प्रतिरोध बचा वो क्या हो गया, रिलक्टेंस हो गया। एस इज इक्वल टू, देखिए एल अपॉन ए तो होता ही था, हमने पढ़ा है वहां पर प्रतिरोध। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एल अपॉन ए तो होता ही है, साथ में यहाँ पर क्या होती है, चुंबकशीलता भी जुड़ जाती है, म्यू जीरो म्यू आर। ठीक है, ये इसका एक सूत्र होता है। इसका एक सूत्र और होता है, वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, कि यदि आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाई फाइव भी अगर आ जाए तो आप इसको आश्चर्य मत करिएगा, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है। एफ एम हमने जस्ट अभी पढ़ा, एन आई बाई फाइव, एफ एम इजिकल टू क्या होता है, फोर्स जो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटे फाइव हो गया, फ्लक्स। तो इसकी इकाई यदि हम देखें तो क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, क्या हो जाती है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है, एम्पियर टर्न, बटे में क्या है, फ्लक्स फाई, तो फ्लक्स को इकाई में नापते हैं वेबर में, तो एम्पियर टर्न प्रति
वेबर। ठीक है, प्रति का निशान थोड़ा सा तिरछा लगा दो, ऐसा बटे में है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या, हेनरी इनवर्स। ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में H-1। ठीक है, ये भी इसकी आ सकती है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये S क्या है। S है हमारा क्या, प्रतिष्ठम्भ। L क्या है, देखिए यहाँ पर इन चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, L जो है यहाँ पर हमारा क्या है, चुंबकीय परिपथ या चालक तार बोल सकते हैं। चुंबकीय परिपथ की लंबाई है, क्या है, लंबाई। लंबाई मीटर में होती है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, ए उसी चालक का एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या चुंबकीय परिपथ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल, जिसको हम डायरेक्ट में CSA भी बोलते हैं, CSA क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर म्यू जीरो क्या है, ऑब्सोल्यूट जो होती है, जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, क्या होती है, निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसका मान कितना होता है, देखिए निरपेक्ष चुंबकशीलता और एक आपेक्षिक चुंबकशीलता, या निर्वात की, वायु या निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। अब इसका मान यदि आप देखें, म्यू जीरो का मान तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। और एक है हमारा म्यू आर, ये होती है वायु या माध्यम की आपेक्षिक, वो क्या होता है, निरपेक्षिक, ये होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, इसका मान हमेशा क्या होता है, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। म्यू जीरो जो होती है वो निरपेक्ष चुंबकशीलता 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, निरपेक्ष चुंबकशीलता को इकाई क्या है, हेनरी प्रति मीटर। और आपेक्षिक चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती, इसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पर RM बराबर पर क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिष्ठम्भ। प्रतिष्ठम्भ हो गया ये। FM क्या हो गया हमारा, चुंबकीय वाहक बल हो गया, चुंबकीय वाहक बल हो गया। फाई क्या हो गया हमारा, फ्लक्स हो गया। ठीक है, और NI का तो आपको पता ही है। तो इसकी इकाई यदि आप देखेंगे तो क्या निकलेगी, एम्पियर टन प्रति वेबर, क्योंकि चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, एम्पियर टन, और फ्लक्स की वेबर, तो एम्पियर टन प्रति वेबर। तो ये आपको देखिए यहाँ पर एक ये और एक ये दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछ सकता है। ऑप्शन में आपको जो भी समझ में आए, जो पहले दिया हो, उसको आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।